रही मॉडर्न एजुकेशन, गंदे विचारों से विद्या के नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बड़ी खबर मिल रही है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की गाड़ी ट्रक से भिड़ गई है। जी हां, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यह हादसा हुआ। मंत्री किरण रिजिजू बाल बाल बच गए इस हादसे में। ट्रक के पीछे हिस्से में घुसी रिजिजू की गाड़ी। ट्रक को बैक करते समय यह हादसा हुआ है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए तस्वीरें, स्कॉर्पियो गाड़ी ट्रक से भिड़ गई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। मंत्री किरण रिजिजू बाल बाल बचे हैं इस हादसे में। ट्रक के पिछले हिस्से में केंद्रीय मंत्री की गाड़ी घुस गई। ट्रक को बैक करते समय यह हादसा हुआ था। तो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यह हादसा हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की गाड़ी ट्रक से टकरा गई है, ट्रक से भिड़ गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यह हादसा हुआ। केंद्रीय मंत्री बाल बाल बचे हैं इस हादसे में। ट्रक के पिछले हिस्से में केंद्रीय मंत्री की गाड़ी घुस गई थी, टक्कर हो गई थी ट्रक और केंद्रीय मंत्री की गाड़ी की। ट्रक को बैक करते समय यह हादसा हुआ और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और जैसे ही टक्कर हुई, सभी सुरक्षा गार्ड दौड़ते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की गाड़ी की तरफ दौड़े और सबसे पहले यही देखा कि किसी को कोई चोटें तो नहीं आई हैं। हालांकि बाल बाल बचे हैं केंद्रीय मंत्री इस हादसे में। और चोट की खबरें तो फिलहाल अभी तक नहीं है। बताया जाता है कि ट्रक को बैक करते समय यह हादसा हो गया था। लेकिन एक बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं। जैसे ही टक्कर होती है गाड़ी और ट्रक की, सुरक्षा गार्ड दौड़ते हुए गाड़ी की तरफ आते हैं। चलिए अब देखते हैं खबर में दम है। एक अफवाह कैसे आस्था बन जाती है, जबलपुर में यह देखने को मिला है। यहां एक महिला के पानी पर चलने की अफवाह उड़ गई। लोगों ने इसे सच मान लिया और महिला को मां रेवा की उपाधि तक दे दी। श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचने भी लगे थे, लेकिन महिला ने जब खुद हकीकत बताई तो सभी भ्रम दूर हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। चली रेवा मैया जैसे पानी पर नैया, आस्था पार भक्त पहुंचे हैं द्वार। दूर हुए सारे भ्रम, नदी में पानी था कम। सिर्फ अफवाह थी उड़ी, नहीं थी कोई सिद्धि। पानी के ऊपर चलती इस बुजुर्ग महिला को जिसने भी देखा दंग रह गया। भला ये कैसे संभव है? सभी ने इसे चमत्कार माना। महिला के नदी में चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि जब ये नर्मदा में स्नान करती हैं तो पानी में भीगती नहीं, पानी पर चलती हैं। तिलवारा घाट पहुंचते पहुंचते लोगों ने इन्हें मां रेवा की उपाधि दे डाली। यहां आश्रम में इन्हें ठहराया गया। लोग दर्शन के लिए आने लगे। इतनी भीड़ लगी कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। आज मैं घर पे था तो मेरे को सूचना प्राप्त हुई कि नर्मदा जी में कोई माता जी बुजुर्ग हैं जो पानी में चल के आ रही हैं। तो मैं वही यहाँ देखने आया हूँ। मैं चाहता हूँ मैं भी माता के दर्शन कर लूँ। और ना यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ है। यहाँ हजारों की जनता तिलवारा घाट में इकट्ठी हुई है। सुना है सवेरे से कि नर्मदा मैया आ रही है यहाँ। नदी में पानी के ऊपर भला इस तरह कोई कैसे चल सकता है? क्या वाकई ये बुजुर्ग महिला मां रेवा है?
इसका जवाब खुद इन्होंने ही दे दिया और जब हकीकत सामने आई तो सभी का भ्रम दूर हो गया। इस महिला ने खुद कहा है कि उसके पास कोई सिद्धि नहीं है और वो एक साधारण महिला है। कोई सिद्धि नहीं है, कुछ नहीं है बेटा मेरे, है ना? आप नॉर्मल परिक्रमा करने निकली हो? हाँ, केवल मेरी श्रद्धा है कि मैं। तो ये कैसे फैल गया कि अम्मा दवाई देती है इससे ये ठीक हो जाता है? ये कैसे हो गया सब? अरे बेटा ऐसे ही किसी का थोड़ा बहुत दुख है, आश्रम में जैसे खाना खा रहा है, किसी थाली नहीं धुला रही, किसी से गिलास नहीं उठ रही, किसी का हाथ मोर्चा, किसी का पैर मोर्चा, तो उनके किसी का हाथ सड़क गया, हड्डी किसी का कुछ है, तो जो कुछ पान पत्ता कुछ है तो बता देते हैं, खाने पीने से सूजन उतर जाती है, ऐसा बता देते वो ठीक हो जाते पर के मवासी। तो सुना आपने, ये खुद कह रही हैं कि उनके पास कोई सिद्धि नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि अफवाह उड़ी कैसे और कौन है ये महिला? बताया जा रहा है कि शहपुरा थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पहले एक बुजुर्ग महिला नर्मदा परिक्रमा करते हुए पहुंची थी, जहां लोगों ने उन्हें मां नर्मदा की भक्त बताते हुए उनका आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने उनके पानी पर चलने की अफवाह उड़ा दी। इस महिला का नाम ज्योतिबाई रघुवंशी है, जो नर्मदापुरम के पिपरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि 2022 को घर से बिना बताए गायब हो गई थी और इनके बेटे रमन रघुवंशी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। सुबह सुबह ऐसा एक लोगों को फैलाया गया कि कुछ चमत्कारिक बातें हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोग श्रद्धा भक्ति में दर्शन के लिए उमड़े। तो ग्वारी घाट में एक मंदिर है, वहाँ पर जिनके बारे में बताया गया था उनके दर्शन करने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। वो नर्मदा परिक्रमा पे निकली थी वो महिला, और अब वो महिला आगे बढ़ गई हैं, भीड़ भी चली गई। बताया जा रहा है पुलिस महिला को घर पहुंचाने के लिए ले गई है। लोगों ने बिना समझदारी दिखाए महिला के पानी पर चलने की अफवाह को सच मान लिया, जबकि महिला खुद बोल रही है कि उनके पास कोई सिद्धि नहीं है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस सत्ता तक पहुंचने के लिए युवाओं को सबसे सफल सीढ़ी मान रही है। इसलिए दोनों पार्टियों ने प्रदेश के 52% युवाओं को टारगेट करने की योजना भी बनानी शुरू कर दी। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होना है और सबसे अधिक यदि किसी वर्ग पर फोकस है तो वो है युवा वर्ग, क्योंकि 52% के आसपास युवा मतदाता इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार चुनेंगे। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दल विभिन्न प्रयासों के जरिए युवाओं को साधने में जुटे हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो युवाओं का वोट ये पार्टियां हासिल करना चाहती हैं, क्या उन्हें चुनाव में टिकट देंगी? इस साल होने वाले एमपी विधानसभा चुनाव में युवा वोटर्स की अहम भूमिका रहने वाली है, क्योंकि एमपी में इस बार युवा मतदाताओं की संख्या लगभग 52% है। यही कारण है कि प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी दल युवाओं को साधने में जुट गई है। प्रदेश सरकार एक तरफ युवा नीति, लगातार रोजगार और स्वरोजगार योजना चलाकर युवाओं को अपनी ओर रिझाने में जुटी हुई है। वहीं युवाओं को टिकट देने की बात पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी युवाओं को राजनीति में लाकर उनका भविष्य खराब करने का काम करती है। लंबे समय तक युवा पार्टी में काम करते हैं तो उन्हें उम्र का हवाला देकर टिकट नहीं दिया जाता। भाजपा ने पूरे देश में, मध्य प्रदेश में लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। जो उनके राजनीतिक दल से जुड़े लाखों युवा, पहले तो उनको भुलावे में रखा जाता है कि आप पार्षद बनोगे, विधायक बनोगे, और वो बेचारे पोस्टर लगाने लगते हैं, लिखते हैं भाजपा युवा नेता। 40 साल तक वो युवा बने रहते हैं। इसके बाद कहते अब तुम वरिष्ठ हो गए, विधायक की बात करो, तो फिर वो लिखते हैं भाजपा वरिष्ठ नेता। 55 में जाके कहता रहे अब तुम तो रिजेक्ट हो गए, अब दूसरे युवाओं को आगे आने तो बेचारे वो कार्यकर्ता टाट पट्टी बिछाते रहते हैं, जीवन भर उनका जीवन निकल जाता है। ना तो वो रोजगार प्राप्त कर पाते, ना घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी का ये कहते हैं हिडन एजेंडा है, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का। नौकरी जब आपके पास है नहीं तो दोगे कहां से? वैसे भी कैलाश विजयवर्गीय कह चुके हैं कि रिटायर्ड सैनिकों को वो अपने कार्यालय में अग्निवीरों को चौकीदार की नौकरी देंगे। तो यही हिडन एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही हो। जो उनके पार्टी में भी हैं उनका भी ऐसे ही बर्बाद कर रही है।
वहीं युवाओं को विधानसभा में टिकट दिए जाने के सवाल पर बीजेपी का कहना है कि बीजेपी ने हमेशा ही युवाओं को तवज्जो देने का काम किया है, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, पार्षद के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो। हर बार क्षेत्र में पकड़ रखने और जीतने का मुद्दा रखने वाले युवाओं को टिकट देने का काम बीजेपी ने किया है। मुझे लगता है कि बीते चुनाव जो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, उनकी औसत आयु निकालकर आप देख लीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अपेक्षाकृत युवाओं को अधिक स्थान दिया गया है, प्रत्याशी बनाने का काम भी किया गया है। संगठन हो या सरकार, आप देखेंगे कि औसत आयु कहीं कम है जिनको स्थान सरकार और संगठन में मिला है, और जो जीतने की संभावनाएं, जनता की अपेक्षाएं और कार्यकर्ता की भावनाएं होंगी, उस अनुरूप टिकट मिलेंगे। इसमें उम्र का कोई विशेष कारण नहीं होता। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, हमारे पार्टी में सर्वाधिक युवा प्रत्याशी रहे हैं अपेक्षाकृत कांग्रेस के। इस साल होने वाले एमपी विधानसभा चुनाव में सियासी दल युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने के मूड में हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे युवाओं का वोट पार्टी से युवा नेता जुगाड़ कर सकेगा। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में चुनावी साल आते ही राजनीतिक महारथियों का फोकस कास्ट पॉलिटिक्स पर मुड़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपना कास्ट प्लान तैयार कर लिया है और जमीनी स्तर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। एमपी की सियासत में जाति समीकरणों को साधने में कौन सा दल आगे है? क्यों विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों को जाति समीकरणों की याद सता रही है? और आखिर क्यों दिग्गज नेता अलग अलग जातियों को साधने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं? एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी मैदान सजने लगे हैं। सियासी दल अपनी अपनी फील्डिंग सजाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में पूर्व सीएम कमलनाथ सियासी कास्ट प्लान तैयार कर रहे हैं। वहीं 14 अप्रैल को कमलनाथ महू में अंबेडकर स्मारक पर पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होंगे। पार्टी आष्टा में ही बड़ा दलित सम्मेलन करने की तैयारी में है। इसके अलावा कांग्रेस ने भोपाल समेत प्रदेश भर में अंबेडकर जयंती पर बड़े कार्यक्रम करने की तैयारी कर ली है। बिल्कुल जाएंगे। कमलनाथ जी यादव सम्मेलन में जाते हैं, ब्राह्मणों के सम्मेलन में जाते हैं, रोजा इफ्तारी में जाते हैं, मंदिर बनवाते हैं खुद अपने खर्चों से, मगर उनका धर्म और उनकी आस्थाएं प्रदर्शित नहीं होती हैं। वो आस्था का केंद्र है। वहीं बीजेपी ने ग्वालियर चंबल में बिगड़ते जातिगत समीकरणों को साधने के लिए 16 अप्रैल को दलित महाकुंभ करने की तैयारी की है। पार्टी ने इसके लिए प्रदेश भर के बड़े दलित नेताओं को बुलाया है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान भी 14 अप्रैल को अंबेडकर के स्मारक पर जाएंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने भी 14 अप्रैल को दलित बस्तियों में जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचाने की तैयारी की है। 14 तारीख का कार्यक्रम, वो 16 तारीख को ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर के महाकुंभ के रूप में, जिसमें हमारे सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के मंत्रीगण सभी उसमें बड़ी संख्या में भाग लेंगे और योजना को अंतिम चरण तक पहुंचाने के, सरकार की बात को अंतिम चरण पर पहुंचाने के लिए और अंतिम छोर के व्यक्ति की बात सरकार के पर पहुंचाने के लिए ये बड़ा समागम है, जिससे कोई भ्रम उनके बीच में न रहे। एमपी चुनाव से पहले जातियों को साधने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही सियासी दल समाज को जोड़ने के प्लान पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि एमपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में कास्ट पॉलिटिक्स जोर पकड़ रही है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। वहीं छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले इस संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पीसीसी की जिम्मेदारी अब मोहन मरकाम के बदले बस्तर सांसद दीपक बैज को दी जा रही है। ऐलान को लेकर महज औपचारिकताएं ही बची हुई हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन में बदलाव की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। पीसीसी अध्यक्ष पहले मोहन मरकाम थे, लेकिन अब जिम्मेदारी दीपक बैज को दी जा चुकी है। जी हां, महज औपचारिक घोषणा बाकी है। हालांकि जिस तरीके से पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान आया, उससे भी ये साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी दीपक बैज को दी जा चुकी है।
दिल्ली में बड़े नेताओं का जमावड़ा हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सूरत से दिल्ली पहुंचे थे। इसके साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, ये तमाम मंत्री वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद में दीपक बैज की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ तस्वीरें सामने आई। उसके बाद कुमारी शैलजा के साथ में तस्वीरें सामने आई। इस तस्वीर के बाद लगभग ये साफ हो गया कि दीपक बैज को पीसीसी अध्यक्ष बनाया जा चुका है, लेकिन बस घोषणा बाकी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चुनाव से महज 6 महीने पहले एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जी हां, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के बदले बस्तर सांसद दीपक बैज को ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के दिल्ली में जमावड़े सीएम भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा के साथ दीपक बैज की जो तस्वीरें सामने आई, उसने एक तरह से सारा कुछ साफ कर दिया। हालांकि इस संबंध में मोहन मरकाम का कहना है कि जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसे वो निभाएंगे। अगर हाईकमान बुलाएगा तो अपन दिल्ली जाएंगे। देखिए, हम लोग सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता, हर कोई कार्यकर्ता चाहता है कि कोई जिम्मेदारियां मिले। हाईकमान ने मुझे 4 सालों तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी दी। मैं उसको एक कार्यकर्ता की भावना के साथ काम किया, क्योंकि मेरे मन में हमेशा जो जिम्मेदारी आपको मिलती है, काम करने का अवसर दिया गया, उस अवसर को मैंने निभाया है। आगे क्या होगा तो हाईकमान। वहीं बीजेपी को इस पर सियासत का मौका मिल गया है। बीजेपी से आदिवासी के अपमान की बात कह रही है। हालांकि दीपक बैज भी आदिवासी ही हैं। जिस तरीके से पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी थे और मोहन मरकाम जी की स्थिति किस तरीके से विदाई हो रही है, वो पूरा प्रदेश, पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से आदिवासी समाज को अपमानित किया गया, उनके बैठकों में, उनके कार्यक्रमों में उनके अवमानना हुई, यहाँ तक कि यहाँ पर जो 84वां जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में उनके पीसीसी के अध्यक्ष के फोटो नहीं थे। भाई, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। अब हम चाहेंगे कि पीसीसी के अध्यक्ष के फोटो को यदि नहीं मिल पाती है तो हम लोग पीसीसी के अध्यक्ष के फोटो, दीपक बैज के बहुत फोटो हैं, उन फोटो को हम लोग उपलब्ध करा देंगे ताकि क्या होता है कांग्रेस के नेता उनको फोटो लगा सके। क्योंकि पीसीसी के अध्यक्ष को किस तरीके से अपमानित किया जाता है, किस तरीके से उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, किस तरीके से उसकी भ्रष्टता की जाती है, ये हर कार्यक्रम के माध्यम से भूपेश बघेल ने साबित किया है कि एक आदिवासी नेता का कांग्रेस में कैसा अस्तित्व है। जाहिर तौर पर दीपक बैज को पीसीसी की जिम्मेदारी के लिए चुनने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी माना जा रहा है कि बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे को साधना है। साथ ही सत्ता और संगठन के बीच तालमेल भी सटीक बैठ सकता है। दीपक बैज को यह जिम्मेदारी देने के पीछे का कारण ये भी माना जा रहा है कि वो युवा चेहरे हैं और उदयपुर के चिंतन शिविर में जो मंथन निकला है उसका भी असर इसे देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बस्तर को खासतौर पे ध्यान रखा गया है, क्योंकि बस्तर में जिस तरह से धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया गया है, उसी बीजेपी ने गरमाया हुआ है, उसको भी खासतौर पर ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये भी माना जा रहा है कि समन्वय जो है सत्ता और संगठन के बीच में बेहतर हो सकता है दीपक बैज की वजह से, क्योंकि बीच में ऐसा आ रहा था कि सत्ता और संगठन के बीच में थोड़ी सी खटपट चल रही है। देखना यह है कि महज 6 महीने पहले ये बदलाव किया गया है और इसका कितना चमत्कार और दिखाई देता है। हालांकि ये भी है कि कांग्रेस का कहना है कि 75+ सीटें आ रही है, चुनाव का समय काफ़ी करीब है और ऐसे में दीपक बैज पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती तो होगी ही बस्तर को लेकर। ऐसे में जब बीजेपी पूरी तरीके से वहां पर फोकस कर रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं। शंकराचार्य ने शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म की शिक्षा दिए जाने की वकालत की और इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो गई। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में धर्म की शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने कहा है कि मदरसों में किस तरह की शिक्षा होती है ये हर कोई जानता है और उसकी धर्मों की शिक्षा, फिलहाल मदरसों की शिक्षा की बात करना बेमानी होगी, जिसे लेकर के अब छत्तीसगढ़ में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। और कांग्रेस ने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी वैमनस्य फैलाने का काम करती है और ये गंगा जमुना तहजीब के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के एक बयान पर सियासत तेज हो गई। रायपुर में शंकराचार्य ने कहा कि शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है। मदरसे में अगर धार्मिक पढ़ाई हो सकती है तो स्कूलों में हिंदू धर्म की पढ़ाई क्यों नहीं कराई जा सकती।
बिल्कुल, हम अगर हिंदू हैं तो क्यों नहीं हमको विद्यालय में धर्म की शिक्षा मिलना चाहिए। मदरसे में मुसलमान इस्लाम पढ़ा सकता है, नमाज कैसे पढ़ी जाए ये पढ़ा सकता है। कॉन्वेंट स्कूल में ईसाई प्रेयर कैसे की जाए ये बता सकता है। तो फिर आचमन कैसे किया जाए, प्राणायाम कैसे किया जाए, आरती कैसे की जाए, ये हिंदू क्यों नहीं बता सकता अपने स्कूल में? क्यों मना किया है? क्यों संविधान की धारा में 30वां अनुच्छेद अभी तक बरकरार है कि बहुसंख्यक धर्म की शिक्षा विद्यालय में नहीं दे पाएंगे? आपत्तिजनक है, इसका हटना चाहिए। शंकराचार्य के इस बयान के बाद बीजेपी ने कहा कि गुरुकुल शिक्षा की परंपरा भारत में है। मदरसों में किस तरह की शिक्षा होती है सब जानते हैं। शिक्षा होती है ये सब कोई ने देखा है। बम और गोली की बारूद की चर्चा होती है, आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा होती है। तो निश्चित रूप से मदरसों की शिक्षा पर कोई बात करना बेईमानी होगी। हाँ, निश्चित रूप से गुरुकुल की हमारी परंपरा रही है और गुरुकुल की परंपराओं के साथ जो अगर शिक्षा होती है तो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाना। वहीं बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पुरजोर विरोध करते हुए इसे गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ बताया। मदरसे हों या फिर संस्कृत विद्यालय हों या फिर दूसरे धर्मों के द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थान हो, यहाँ पे विद्या का अध्ययन होता है। अब धर्म विशेष के शैक्षणिक संस्थान मदरसों के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने टिप्पणी किया है वो बेहद ही आपत्तिजनक है। मदरसों में इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, दीन की शिक्षा दी जाती है, इसके अलावा जो अन्य विषय होते हैं उसकी शिक्षा दी जाती है। आप कभी वहाँ गए हैं देखने? आप वहाँ गए नहीं, वहाँ के बारे में अपनी विकृत मानसिकता के आधार पर एक धारणा बना लिए और उसके बाद में आप टिप्पणी कर रहे हैं, सर्वथा अनुचित है। यह देश की गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार का बयान देके कहीं न कहीं विस्मरण करके देश में विद्वेष पैदा करने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है, ऐसे में मुद्दा कोई भी राजनीतिक दल छोड़ना नहीं चाहता। इस बार शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म की शिक्षा को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। धर्म की राजनीति करनी है तो कृष्ण की तरह, और अगर राजनीति करनी है तो फिर विदुर की तरह, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कमोवेश ऐसा देखने को नहीं मिलता। और अभी फिलहाल धर्मगुरु अभी मुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भूचाल मचा हुआ है, अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि जो शैक्षणिक संस्थानों में भी धर्म की शिक्षा होनी चाहिए। तो बीजेपी का कहना है कि मदरसे में क्या होता है हर कोई जानता है और मदरसे की शिक्षा की बात करनी बेमानी होगी। उसके बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा गंगा जमुना तहजीब के खिलाफ काम करती है, वह मनस्य फैलाने का काम करती है। और ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यदि वास्तव में मदरसे में इस तरह के कृत्य होते हैं तो उसकी जांच केंद्र से करानी चाहिए, और जिसे लेकर के अब राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। आइए अब देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, रतलाम आए